और ये तो पुराने ही है साहब, रंगीला कहाँ, सर्दी पड़ रही है। देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे भाई, रेसिड्यू थ्योरम। तो कुछ दो थ्योरम के हम स्टेटमेंट और लिखेंगे जिनका प्रूफ और जिनका यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे भाई। तो थ्योरम नंबर है 11.2.1, स्टेटमेंट ओनली। थ्योरम है 11.2.1, इसका स्टेटमेंट आप यूज करोगे। लेट ए बी द आर्क where theta lies between alpha to beta of the circle modulus of z minus a equals to r if limit z tends to a z minus a f z equals to k, where k is constant, where k is constant, where k is constant, then limit r tends to 0 over the contour AB f z dz equals to iota beta minus alpha into k, iota beta minus alpha into k, iota beta minus alpha into k. iota beta minus alpha into k, iota beta minus alpha into k. ये एक तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है भाई। एक स्टेटमेंट और याद रखोगे आप थ्योरम नंबर 11.2.2 का, लेट ए बी द आर्क, लेट ए बी द आर्क where theta lies between alpha to beta of the circle modulus of z equals to capital R if limit z tends to infinity, limit z tends to infinity, z f z equals to k, where is k is constant, where k is constant, k is constant, then you prove that limit r tends to infinity over the contour AB f z dz equals to iota beta minus alpha into k. दोनों में the integration along AB is taken along AB is taken anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Similarly, the integration along AB is taken anti-clockwise direction. दो स्टेटमेंट आपको याद रखने भाई इसके प्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका, लेट ए बी द आर्क, ए बी क्या एक आर्क है, वेयर थीटा लाइज बिटवीन ए टू बी। तो देखिए कोई भी आर्क दिया हुआ है,
थीटा की वैल्यू अल्फा टू बीटा, ठीक है, थीटा लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, ये आर्क है ए बी ऑफ द सर्किल, सर्किल का आर्क दिया हुआ है, किसका आर्क है भाई, ये सर्किल का, जिसका सेंटर पॉइंट कितना है ए और रेडियस कितनी है भाई आर। तो सेंटर पॉइंट ए, इस क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट ए, रेडियस आर, इसका आर्क लिया हुआ है आपने कोई भी ए बी, जैसे यहाँ ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बी, तो आर्क लिया हुआ है आपने ए बी, वेयर थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा टू बीटा के बीच में है, ठीक है। एफ लिमिट जेड माइनस ए, इफ लिमिट जेड माइनस ए इंटू एफ जेड इक्वल टू के निकल के आता है वेयर के इज कांस्टेंट, तो इस केस में ओवर द कंटूर ए बी, अगर इस ए बी कंटूर के ऊपर एफ जेड डी जेड का समाकलन किया जाए लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, ये जो रेडियस है वो लगभग किसकी ओर जा रही हो, जीरो की ओर जा रही हो, तो आउटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के होता है, ठीक है। एक कैपिटल आर है, यहाँ आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये लिमिट तो किसकी ओर जा रही है जीरो की ओर, और ये लिमिट किसकी ओर जा रही है इंफिनिटी की ओर, यानी कि इस सर्किल की रेडियस को आप बढ़ाते हुए जा रहे हो, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस को आप निरंतर घटाते हुए जा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, और इसको आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, इसको इंक्रीज कहां तक कर रहे हो आप इंफिनिटी तक, इसको डिक्रीज कहां तक कर रहे हो जीरो तक, तो अगर इंफिनिटी तक लिमिट लगाते हो, अगर इसकी लिमिट के आ जाती है तो इंफिनिटी तक लगाते हो, तो ये भी आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के कहलाएगा, आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के, आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, क्या निकल के आएगी भाई आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के। तो दो स्टेटमेंट तो आपको ये याद रखने हैं भाई, कि इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस प्रूव करोगे तो आपको ये दो स्टेटमेंट तो ये याद रखने हैं। इसके आगे और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी आपको याद रखना है भाई, तो देखिए भाई जॉर्डन लीमा का स्टेटमेंट है 11.2.4, जॉर्डन लीमा, जॉर्डन लीमा, जॉर्डन लीमा का स्टेटमेंट है लेट m इज ग्रेटर देन जीरो, लेट m इज ग्रेटर देन जीरो एंड गामा बी ए सेमी सर्किल, एंड गामा बी ए सेमी सर्किल with center at the origin, with center at the origin, with center at the origin and radius r, and radius capital R, and let fz satisfies the condition, satisfies the conditions, satisfies the conditions, first fz is meromorphic, meromorphic, fz is meromorphic in the upper half plane, in the upper half plane, in the upper half plane. Second, fz tends to zero uniformly, uniformly as z tends to infinity, as z tends to infinity, for argument lies between 0 to pi, argument z lies between 0 to pi, then limit r tends to infinity, limit r tends to infinity over the contour gamma e की पावर iota mz, e की पावर iota mz fz dz इक्वल टू जीरो, mz dz इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपकी कोई क्लास है क्या? आज हमारी है केवल, देखो जब हो जाए तभी सही, 2 में, 1 में, 2.5 में, 3 में, वो आप पर डिपेंड करेगा।
हम तो कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में खत्म हो जाए सब कुछ। देखिए भाई 3 स्टेटमेंट आपको थोड़े थोड़े याद रखने, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्वेश्चंस प्रूव करने में। मैं डायरेक्ट 0 रखूंगा तो आप कहोगे 0 कैसे रख दिया, कि आयोटा बीटा माइनस अल्फा इनटू के कैसे रख दिया। तो 3 स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं थ्योरम के। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपको गिवन था कि एक आपका सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट ए है और रेडियस कितनी है आर, ठीक है। उसका आर्क लिया है आपने ए बी, जहां पे उसकी जो थीटा की जो लिमिट है वो अल्फा टू बीटा के बीच में लाइज कर रही है, ठीक है। अब ये जो आर रेडियस है आर टेंड्स टू 0, यानी कि इस रेडियस को किसकी ओर ले जाना है 0 की ओर। तो आर टेंड्स टू 0 पर अगर इस लिमिट का मान किया जाता है तो ओवर द कंटूर ए बी, यानी इस आर्क ए बी पर अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो आर टेंड्स टू 0 के केस में ये होगा आयोटा बीटा माइनस अल्फा इनटू के। दूसरा केस होता है थीटा लाइज बिटवीन ए टू बी, बट ये सर्किल जो है वो कैपिटल आर रेडियस का जिसका सेंटर पॉइंट 0 है, लेकिन यहाँ पे हम आर को इंक्रीज करेंगे आर टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे आर की रेडियस को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, आर किसकी ओर जा रहा है इंफिनिटी की ओर। इसमें आपने आर को डिक्रीज किया था, इसमें आर को आपने क्या किया इंक्रीज, आर टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आर टेंड्स टू इंफिनिटी पे आयोटा बीटा माइनस अल्फा इनटू के आएगा, अगर ये भी किसकी वैल्यू हो के की। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है आपसे कि एक सेमी सर्किल है, एक एम इज ग्रेटर देन 0 और एक गामा बी है सेमी सर्किल। कैसा सर्किल है भाई गामा, सेमी सर्किल है, कंप्लीट सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है। सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस आर, लेट एफ जेड सेटिस्फाई द कंडीशन कि एफ जेड मेरोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए अपर हाफ प्लेन में। मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब होता है हमारा फंक्शन अपर हाफ प्लेन में प्रत्येक पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए एनालिटिक। फिर एफ जेड टेंड्स टू 0 होना चाहिए यूनिफॉर्मली, कि लिमिट एफ जेड टेंड्स टू यूनिफॉर्मली होना चाहिए कब, जेड टेंड्स टू इनफिनिटी के केस में। और इसका जो आर्गुमेंट है वो कहां से कहां तक लाइज करेगा 0 टू पाई। सही बात है। कौन सा प्लेन लिया आपने, अपर हाफ प्लेन लिया ये वाला सर्किल का। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 टू पाई तक, ये 0 है और ये पाई है। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी ओवर द कंटूर गामा e की पावर आयोटा mz fz dz की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। तो डायरेक्ट ही हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, उसमें इसकी वैल्यू ये रखेंगे और उसमें इसकी वैल्यू ये रखेंगे, तीनों वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तीन स्टेटमेंट हो गए भाई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे आप। 3 स्टेटमेंट का यूज करेंगे, एक और चौथा स्टेटमेंट होगा डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उनसे। थ्योरम नंबर 11.2.5 स्टेटमेंट, let fz be a function, let fz be a function of complex variable z, of complex variable z satisfying the following condition, satisfying the following condition, satisfying the following conditions. Condition number first, fz is meromorphic in the upper half plane, is meromorphic in the upper half plane, in the upper
in the upper half plane in the upper half of z plane fz has no poles, fz has no poles on the real axis, on the real axis, condition number third, z fz tends to 0 uniformly as z tends to infinity for argument of z lies between 0 to pi. Condition number 4, both 0 to infinity fx dx and minus infinity to infinity fx dx convergent, then minus infinity to infinity fx dx 2 pi iota समीशन ऑफ r प्लस। हमें तो ये स्टेटमेंट याद रखना मेनली, तो 2 पाई आउटा समीशन ऑफ r प्लस, 2 पाई आउटा समीशन ऑफ r प्लस, 2 पाई आउटा समीशन ऑफ r प्लस। तो एक स्टेटमेंट याद रखनी है तुम तो 2 पाई आउटा इंटू समीशन ऑफ r प्लस। जीरो टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस करा दिए थे हमने, शायद नहीं कराए। जीरो टू इंफिनिटी वाले लोग को दिक्कत नहीं। देखो ये चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वही मोरमोर्फिक होगा, हमें तो ये याद रखना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक दो, ठीक है भाई। 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, टू पाई आयोटा समेशन आर प्लस। देखिए भाई देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 11.3.1 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस वर्ष के लिए भी है। प्रूव दैट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस का 9 dx इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए। हाँ भाई हम पढ़ कौन सा पेपर रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है भाई। ये इंटीग्रेशन किस में दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रियल नंबर में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ रियल नंबर में, ठीक। अब रियल से आपको कॉम्प्लेक्स में जाना और फिर कॉम्प्लेक्स से उसे सॉल्व करके रियल की वैल्यू आपको निकाल के बतानी होगी। इसे रियल इंटीग्रेशन में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा है कि कॉम्प्लेक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना बाय कंटूर इंटीग्रेशन, बाय कंटूर इंटीग्रेशन। तो x के स्थान पे आप सबसे पहले क्या रिप्लेस करोगे, z, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, x के स्थान पे z रिप्लेस करके कंटूर मानेंगे। लेट suppose over the contour C fz dz is a integral where value of fz equals to z square minus z plus का टू z4 plus के tan z square plus के 9। हाँ भाई, x के स्थान पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, z रिप्लेस कर दिया। एक फंक्शन माना आपने उसी फॉर्म में, x को z की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ओवर द कंटूर C फॉर सर्किल, या जो भी कर्व मानेंगे वो मान लेंगे, ठीक है। इसके रेसिड्यू बताओ भाई, सॉरी पोल्स, 4 पोल्स, हमें पोल्स निकालेंगे सबसे पहले। अभी मैंने एक थ्योरम का स्टेटमेंट बताया कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ आर प्लस, ये तो बताया था, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होगा, ऑल पोल्स पे रेसिड्यूज। अब रेसिड्यूज फाइंड करने होंगे हमें सबसे पहले, तो 4 पोल्स, सबसे पहले पोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, z4 प्लस टेन जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 9 इक्वल टू 0, z4 प्लस के टेन जेड स्क्वायर प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो पोल फाइंड कीजिए भाई, कितने आएंगे इसके, कितने होंगे फैक्टर बोलिए भाई इसके। ये होगा आपका कितना, जेड स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही बात है, यही तो फैक्टर होंगे। z4, सॉरी ये होगा z4, z स्क्वायर एज ए कॉमन, तो z स्क्वायर प्लस का 9, 1 एज ए कॉमन, z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस का 9 और z स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस आयोटा एंड z इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 आयोटा, z इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आयोटा एंड z इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये मुझे बताओ क्या रियल एक्सिस पे आ रहे हैं क्या, इसकी जो पोल्स हैं क्या रियल एक्सिस पे हैं क्या, नहीं है। तो आपको एक ध्यान रखना होता है कि रियल एक्सिस पे आते हैं कि नहीं आते। अगर रियल एक्सिस पे आएंगे तो उसको हम एक सर्कल के द्वारा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो रियल एक्सिस पे तो है नहीं ये 0 था, और ये हमारी कौन सी एक्सिस थी, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस। ये आयोटा 3 आयोटा यहाँ आएंगे भाई, प्लस माइनस आयोटा और ये 3 आयोटा यहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे नहीं है। और हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, रियल नंबर्स, यही तो करना है, इमेजिनरी का नहीं करना। अब इमेजिनरी का आपको नहीं करना, सिंस poles of fz does not lies on the real axis, on the real axis,
therefore we take a contour C upper half semicircle gamma modulus z equals to r and line segment minus r to r on real axis. देखो अपर हाफ प्लेन के लिए हमने थ्योरम लिखी थी, लीमा जॉर्डन लीमा वगैरह सारी। आपको दो चीजें विशेषकर याद रखनी है भाई। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पोल्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करोगे भाई? पोल्स। सबसे पहले आप इसके पोल्स फाइंड करोगे। अब पोल्स फाइंड करने के बाद आप देखोगे इसके जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस पे आते हैं या नहीं आते। अब हमारे जितने भी पोल्स हैं वो कौन से एक्सिस पे आ रहे हैं? इमेजिनरी पे। तो अगर इमेजिनरी पे आते हैं तो नीचे वालों से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम कौन सा सर्कल लेंगे? अपर हाफ सर्कल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये माइनस आर था और ये कैपिटल आर है, और ये जो एक कर्व है इसको क्या कह दिया आपने? गामा। क्या कह दिया? गामा। तो अब एक कंप्लीट कर्व बनेगी। देखो यहां से यहां तक तो ये गामा कर्व है, यहां से यहां तक ये ऊपर वाली कर्व तो कौन सी? गामा। ये हो गया रियल एक्सिस पे लाइन सेगमेंट। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ये कर्व हो गई गामा, एक गामा कर्व है, ये आपका लाइन सेगमेंट है। ये टोटल मिलकर एक कर्व बनाएगा कौन सी? सी। कौन सी? सी। अगर हम इस टोटल कर्व की बात करें यहां से इस प्रकार यहां तक, तो ये कौन सी कर्व है? सी। और इसकी बात करें केवल तो ये कौन सी कर्व है? ऊपर सर्कल वाली गामा, और ये क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और गामा कर्व दोनों अगर अटैच हो जाएं तो हमें कौन सी कर्व मिलेगा या कौन सा कंटूर मिलेगा? सी। कौन सा कंटूर मिलेगा? सी। ठीक है भाई, तो कंटूर मिल जाएगा आपको कौन सा? सी। तो अब इसके कितने पोल्स आएंगे इस सर्कल के अंदर बताइए? इस कंटूर के अंदर दो ही पोल्स आ सकते हैं, एक तो आयोटा और एक 3 आयोटा। नेगेटिव वाले नहीं लिए, ऊपर लेना अपर हाफ प्लेन में, तो एक तो आयोटा आ सकता है और एक आपका आ सकता है 3 आयोटा। ये पूरी जो कंटूर है वो कौन सी कंटूर है? सी। ऊपर वाला सर्कल क्या है? गामा। और लाइन सेगमेंट आपकी है ये 0 है। ठीक है भाई, तो ये लाइन सेगमेंट आपकी है। ठीक है भाई, तो लिख लिया होगा आपने। Therefore, मिटा दें ऊपर से, therefore iota and minus iota, therefore iota and 3 iota lies on the contour C. Therefore iota and 3 iota lies in the कंटूर सी। दो ही लाइज कर रहे हैं कंटूर सी में, आयोटा और 3 आयोटा। ठीक है भाई, लाइज इन द कंटूर सी। अब क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले इन पे रेसिड्यू। क्या फाइंड करोगे? रेसिड्यू। देखिए भाई, नाउ रेसिड्यू ऑफ आयोटा, residue of fz at z equals to iota h। निकालो भाई, z equals to iota पर रेसिड्यू फाइंड करो। कितना निकल के आएगा? बोलिए। लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fz का? बोलो भाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। z माइनस आयोटा। सिंपल पोल है,
सिंपल पोल है तो इसके रेसिड्यू फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 पाई आयोटा इंटू समीशन आर प्लस, 2 पाई आयोटा इंटू समीशन आर प्लस। तो देखिए जेड माइनस आयोटा एफ जेड, अप्लाई करो भाई लिमिट, जेड माइनस आयोटा, वैल्यू ऑफ एफ जेड कितनी थी भाई बोलिए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है बट इजी हैं। Z4, देखो ये कौन सा था बोलना है, एक मिनट, जेड स्क्वायर प्लस 1 और एक कौन सा था 3, ये दो ही तो फैक्टर हुए थे, जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस के 3, यही तो थे, है क्या थोड़ा उस समय। देखिए भाई क्लास रिजॉइन कीजिए, क्लास रिजॉइन करेंगे सभी।